राशि रंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे माननीय प्रवक्ता आदरणीय भाई संजय सिंह जी। और सुबह के रोज आप कहीं न कहीं विकास की चर्चा या चुनाव की चर्चा, राज्य में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा सुन रहे हैं। यह चुनाव तो मात्र माननीय मुख्यमंत्री के बिजली पर एक लड़ा जा सकता है। जब आपका जिला, आपका राज्य अंधेरे में डूबा रहता था, कब बिजली आई और कब गई पता नहीं चलता था। आज आपको अपने घर से जाना पड़ता है तो आप स्विच ऑफ करके जाते हैं कि कहीं बिजली ज्यादा नहीं चल जाए। यह स्थिति बिजली की है। सड़क की स्थिति है, गैस का स्थिति है, गैस कनेक्शन की स्थिति है। अब योजनाओं का नाम रखने लगेंगे तो बड़ा लंबा है। चूंकि अभी पूरे देश का एक ही चेहरा है, भाई नरेंद्र मोदी। पूरे देश के लोकसभा के सीट से भाई नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव लड़ रही है। आपके विपक्ष में उनसे पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उनको पता नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि गांव में भी चाहिए, सामान्य लोगों के भी चाहिए, साधारण लोगों के भी चाहिए, तो वे भी कहते हैं कि मोदी मोदी। इसलिए अगर आप अखंड भारत को बनाना चाहते हैं, अगर संकल्प है आपका अखंड भारत का, तो आपने देखा हम कहे 2013 में लगभग 78 सीआरपीएफ मारे गए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्या हुआ देखेंगे, देख लेंगे। आप नहीं सुधरे तो अच्छा नहीं होगा, हम संबंध समाप्त कर लेंगे। कुछ हुआ क्या? लेकिन आपने देखा कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटना घटी और देर नहीं लगा। यहाँ इस जिला का भी लड़का, एक बक्सौली का लड़का पवन है, जो मेरे साथ लखनऊ में घूम रहा था, उस ऑपरेशन में था। उस ऑपरेशन की चर्चा कर रहा था कि वो ऑपरेशन में कैसे गया। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले सिर काट किया जाता था और देखेंगे देख लेंगे, इसी पर बात समाप्त हो जाती थी। आप देखें कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया। अगर आप चाहते हैं आप भारत को अखंड बनाना, तो एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। नीतीश जैसा चेहरा आपके सामने है, तो अगली बार आप लाहौर में झंडा फहराएंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, राबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदले, सारा अफसाना बदलेगा। गर्जोश में तेरे होश रहा तो इस जालिम का जमाना बदलेगा। बदल तो नहीं किया है, अब केवल एक प्रतीक घूम रहा है, बार बार वो आपके सामने आ रहा है। इसलिए हम तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हम आपके उल्फत को नाकाम न होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम न होने देंगे। मेरे जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके जिंदगी में शाम न होने देंगे। आप हाथ उठा करके दोनों हाथ से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा भैरव ब्रह्मचारी जी की पावन तपोभूमि, कर्मभूमि और देश के प्रथम राष्ट्रपति को देने वाली जीरादेव विधानसभा क्षेत्र की मैरवा की धरती को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के
जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज सिंह जी, सफल संचालन कर रहे आदरणीय श्री मोहन राजभर जी, इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे बिहार के माननीय लोकप्रिय विकास पुरुष, राज्य पिता, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित विधान पार्षद आदरणीय श्री संजय सिंह जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, आदरणीय की अध्यक्षता कर रहे सीवान जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के नेता श्री मोहन राजभर जी, सीवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती कविता सिंह जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ आए हुए जनता दल यू के प्रदेश जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी, जीरादेई के माननीय विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, बढ़रिया के माननीय विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह जी, महाराजगंज के माननीय विधायक श्री हेम नारायण शाह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शिव प्रसन्न यादव जी, जनता दल यू के नेता श्री अजय सिंह जी, श्री छोटू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र स्वामी जी, सीवान जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव जी, सीवान जिला लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री वीर बहादुर सिंह जी, सीवान जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री इंद्रदेव सिंह पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के सभी सम्मानित नेतागण श्री बिट्टू सिंह जी, श्री मुकेश कुमार बंटी जी, नंद प्रसाद चौहान जी, धर्मेंद्र मिश्र जी, रमाकांत पाठक जी, सरोज सिंह राणा जी, सुभावती देवी जी, राजकुमार शर्मा जी, प्रभु जी गुप्ता जी, सदन राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, दलित सेना के अध्यक्ष श्री सुनील पासवान जी, श्री रमेश प्रसाद गुप्ता जी, जनाब मुजफ्फर इमाम साहब, मनोज कुमार सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण श्री लाल बाबू प्रसाद जी, राजेश्वर चौहान जी, श्रीमती सुनीता यादव जी, सुनील कुमार जी, टुनटुन प्रसाद जी, सुशीला देवी जी, महात्मा भाई जी, शंभू गुप्ता जी, जनाब मुर्तजा अली कैसर साहब, निकेश चंद्र तिवारी जी, पप्पू सिंह जी, संतोष बांसकोट जी, कुणाल आनंद जी, मुरली पटेल जी, उमेश सिंह जी, राजकुमार ठाकुर जी, नंदलाल राम जी, एनडीए के तीनों घटक दलों के यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय साथियों, सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले देश रत्न राजेंद्र बाबू की इस धरती का नमन करता हूं और गर्मी के इस मौसम में धूप को बर्दाश्त करते हुए, गर्मी को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने चुनाव के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने उम्मीदवार कविता सिंह को विजयी बनाने के लिए, आप सब लोगों से अपील करने के लिए।
और हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोगों की इच्छा है कि केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और उन्होंने जो देश के विकास के लिए काम किया है वो सबको मालूम है। देश की प्रतिष्ठा उनके कार्यकाल में बढ़ी है, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। जो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, इससे सभी देशवासियों के मन में एक आत्मसम्मान का भाव जागा है। और इसके अलावे पूरे देश के विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष तौर पर काम किया है। आप सबको मालूम है कि गांव में सामान्य परिवार की महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जिस तरह से धुआं झेलना पड़ता था, इससे मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता कराने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और आज करोड़ों परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन मिल चुका। तो इस योजना से महिलाओं को बहुत ही राहत मिली। इसके अलावे जो उन्होंने एक साल पहले से जिस योजना पर अमल शुरू किया है, आयुष्मान भारत योजना, उसके अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम की शुरुआत की है और लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और इस प्रकार से जिस परिवार को जरूरत होगी, और आप सबको मालूम है इलाज कराने में जितने पैसे की जरूरत पड़ती है, लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, तो सामान्य और गरीब परिवार के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और अभी सबसे हाल में उन्होंने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, हर किसान को साल में 6,000 रुपए की मदद देना। और देखिए, किसानों की सबसे बड़ी मदद यही है, जो किसान खेती करते हैं वो उनको पैसा लगाना पड़ता है, और अगर जो उनकी लागत लगती है उसमें मदद सरकार की तरफ से हो जाएगी तो उनके लागत के खर्च में कमी आ जाएगी और स्वाभाविक तौर पर उनके मुनाफे में वृद्धि हो जाएगी। तो यह एक बहुत ही उपयोगी योजना है, इसकी उन्होंने शुरुआत कर दी और देश की योजनाओं पर अमल करना तो एक पक्ष है, और दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब राज्य के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग मिला है। आप सबको मालूम है, आप लोगों ने 13 वर्ष से मुझको काम करने की जिम्मेवारी सौंपी और हम निरंतर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने काम किया और हमने हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की है। और अब तो गांव के अलावे कुछ टोले बचे हुए थे, उनको भी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। हम लोग कई सड़कों को पथ निर्माण विभाग की तरफ से बना रहे हैं। कई सड़कों को राज्य उच्च पथ के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने पुलों का निर्माण किया है। यह सब काम तो हम लोग निरंतर करते रहे। हमारा शुरू का लक्ष्य था कि बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से चलकर सड़क मार्ग से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगे, और बाद में हमने अपने लक्ष्य को यह निर्धारित कर दिया कि 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इस काम के लिए और सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। और इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने राज्य की कई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपना लिया और पहले की सड़कों के चौड़ीकरण की योजना स्वीकृत की।
नए पुलों के निर्माण की योजना स्वीकृत और किसी चीज के मामले में नहीं, अकेले सड़क और पुल के क्षेत्र में बिहार के लिए मोदी जी की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की और उस पर अमल शुरू किया। इसलिए हम लोगों की इच्छा है देश की तरक्की के लिए, देश की इज्जत के लिए, बिहार को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और इसलिए हम सब आप लोगों से अपील करेंगे। और बाकी तो जो बिहार में काम हुआ है उसकी चर्चा हम कितनी देर करें। हमारे लिए तो यहाँ का जो निर्धारित समय था वो लगभग समाप्त हो चुका है। कई जगहों पर मुझको जाना है, इसलिए बहुत वक्त तो नहीं है, लेकिन आप सबको मालूम बिहार के लिए जो 13 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है, बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है बिहार की। हम लोगों के पहले 15 साल तक एक परिवार का शासन चला। पति 7 साल के बाद 7.5 साल में अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया, तो पति पत्नी का मिलाकर बिहार में 15 साल का शासन चला। और आप सोच लीजिए कि उस 15 साल में क्या काम हुआ। आज उनके लोग, उनके सहयोगी लोग चाहे जो भाषण दें, ये पूछना चाहिए कि आखिर बिहार के लिए किया क्या आपने। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और कहा गया कि महिला मुख्यमंत्री, तो महिला के लिए क्या किया। और जो काम हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए किया, उनके समय में 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, क्या महिला को आरक्षण, क्या अति पिछड़ों को आरक्षण? अरे इनको तो भूल जाइए, दलित और आदिवासी को भी आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन 2005 के नवंबर में जब आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। नवंबर 2005 में जिम्मेवारी संभाली है 24 नवंबर को, और फरवरी मार्च में पंचायत का चुनाव होना था। 3 महीने के अंदर कानून बनाकर हम लोगों ने अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो उनकी हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए, और पहला राज्य बिहार है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। और आज 3 चुनाव हो चुका है, और कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। कहां महिलाएं घर से बाहर निकल पाती, आज लाख से भी ज्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने इलाके के विकास के लिए काम करती हैं। कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा? समाज के किस तबके की उपेक्षा की? हम लोगों का लक्ष्य है कानून का राज कायम रखना, न्याय के साथ विकास करना, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और 13 साल में अध्ययन कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो बच्चे रहे होंगे उस समय, उनको तो उतना कुछ याद नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों को तो याद होगा कि क्या स्थिति थी। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है पता ही नहीं चलता था। वहां से शुरुआत हुई, और आज क्या स्थिति है। हर क्षेत्र में काम, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने उसका आकलन कराया ये कौन बच्चे हैं जो स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, तो उसमें या तो वो महादलित समाज के थे या अल्पसंख्यक समाज के थे। और हमने टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक के रूप में हजारों लोगों को ये जिम्मेवारी सौंप दी, बच्चों को बाहर पढ़ाकर स्कूल तक पहुंचाने लगे। आज स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या न के बराबर है, 1% से भी कम है। समाज के किस तबके को उत्थान के लिए काम नहीं किया? कौन सा तबका है जिसके कल्याण के लिए? और लोग भाषण देते हैं, जिनको काम में कोई रुचि नहीं है, कुछ न कुछ बोलेंगे, समाज में टकराव पैदा करते हैं। टकराव इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि अगर झगड़ा हो
तो समाज का एक तबका बिना काम किए उनका साथ देते। और हम लोगों का रास्ता दूसरा, समाज के किसी हिस्से की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं किए, सबके कल्याण के लिए काम किया। सवर्ण समाज के भी गरीब तबके के लोग थे, हम लोगों ने सवर्ण आयोग गठित किया। और जब हमने छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कर दी थी, पहले क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक, सवर्ण आयोग की सिफारिश पर सवर्ण समाज के परिवार के बच्चे बच्चियों के लिए भी उसी आधार पर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी जिस आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को दी गई थी। तो हमने किसी को उपेक्षा नहीं की, सब तबके का ख्याल रखा और हम लोगों ने कल्याण के लिए काम किया है, विकास के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके कल्याण के लिए काम किया। और आज आप देख लीजिए, लड़कियां तो स्कूल नहीं जाती थी। जो पोशाक योजना की हमने शुरुआत की, मिडिल स्कूल जाने लगी। बाद में तो पोशाक योजना को हमने पहले क्लास से लेकर 12वें क्लास तक जारी कर दिया। और 9वें क्लास में स्कूल में लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी। 2008 में हमने उसकी जानकारी ली, सर्वेक्षण कराया। पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 से भी कम लड़की पढ़ती थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई गई, लड़की कोई साइकिल चलाती थी, कोई सोचता भी था कि लड़की साइकिल चलाएगी। अरे सिवान या और किसी शहर को छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में भी लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती। लेकिन जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई, लड़कियां साइकिल चलाकर घर से निकलकर समूह में स्कूल जाने लगी। वातावरण बदल गया, लोगों का सोच बदल गया। हमारी बेटी साइकिल चलाकर जा रही है, कितनी खुशी होने लगी लोगों को।